हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, हर बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो चलिए फंड की समस्या आ जाती है कि हाँ, फंड में पैसा खत्म हो गया है शासन के पास, तो आपका पैसा अर्थात स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है। कभी कभी ये होता है कि आपकी लापरवाही, आपकी गलती की वजह से आपको पैसा स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, छात्रों के लिए निर्देश है, क्या करना है क्या नहीं करना है और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अभी आपने देखा होगा पीएफएमएस पे रिजेक्शन वगैरह की समस्या आ रही है। बहुत सारे बच्चों का डीबीएफएल के चलते फेल हो जा रहा है और बहुत सारे बच्चों का नॉट मैपिंग आधार सीडिंग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है, इसके चलते उनका पेमेंट वगैरह फेल हो जा रहा है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए जब तक आपके लिए की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, सेकंड ईयर के, फिर से आप रिन्यूअल करने वाले होंगे, या फिर अगर आप किसी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते होंगे, तो स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, चूंकि पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जैसे अब नहीं रहा कि हाँ, आपने फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज में सबमिट किया, मामला खत्म हो गया, नहीं। अब आपको अपडेट रहना होगा, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अभी इस बार भी आपने देखा होगा बहुत सारे नए गाइडलाइंस जारी हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का फॉर्म डायरेक्टली ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहा है। बहुत सारे रीजंस वगैरह मैंने आपको टेलीग्राम पे बताए थे, आपको अलग से। चलिए, इस वीडियो में हम विशेष करके बात करेंगे पैसे के बारे में कि पैसा आपका क्यों पीएफएमएस पे भी रिजेक्ट हो जा रहा है, डीबीएफएल फेलियर की समस्या क्यों आ रही है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके चलते। तो जो सबसे पहले जो बेसिक से इंस्ट्रक्शंस है, जो आपको आपके लिए निर्देश है सभी छात्रों के लिए, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसकी ओर चलते हैं, फिर फेलियर की ओर और पीएफएमएस पे जो रिजेक्शन की समस्या आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तब के लिए, जैसे हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का, उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है। यानी कि जो आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड तो ये हो गया, मान लीजिए कि आपने अपने नाम से बनवाया है, आपके पिताजी का जो नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सेम आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट किया है, तो जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह हो गई, अन्य जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो सेम नाम होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह एरर्स नहीं होना चाहिए, मिस्टेक वगैरह। तो ये तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तब के लिए है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है जो आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको इसलिए हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर वाला, ठीक है, अभी आप नीचे भी देखेंगे मोबाइल नंबर वाला कि एक बच्चा एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन कर सकता है। अभी हम नीचे देखेंगे, जैसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग 3 भाई बहन हैं, जो भी हो, 2-3 भाई बहन है, तो आपने क्या किया, पहले क्या होता था कि आधार कार्ड से, जैसे मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड बना तो एक ही नंबर पे, इनका भी एक ही नंबर पे, इनका भी एक ही नंबर से तीनों आधार कार्ड बन जाता था। अब जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, मान लीजिए कि आधार नंबर तो एक ही लिंक है आधार कार्ड से तीनों का, तो इन्होंने फिलअप कर दिया, तो ये दोनों लोग फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक आधार कार्ड से भी आपका एक ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अलग अलग सबका लिंक होना चाहिए, जो भी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम नीचे भी देखेंगे, यहाँ देखिए सबसे मेन पॉइंट है, आधार नंबर से सीडेड बैंक खाता एवं एनपीसीआई में मैपिंग अनिवार्य है। सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, पहले आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो वेरिफिकेशन होता था कि हाँ, आपका एनपीसीआई रहेगा, तभी वहां पे आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन होगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपका एनपीसीआई ऑटोमेटिकली, जिसे फॉर्म आपने फिलअप कर लिया, कॉलेज में सबमिट कर दिया, उसके बाद से ऑटोमेटिकली कभी कभी डिजेबल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो उसको जाकर के आपको मैप कराना होता है, एक्टिव कराना होता है। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की भी संभावना रहेगी। यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन फेल होने की बात हो रही है कि अगर आपका मान लीजिए एनपीसीआई है, फॉर्म फिलअप कर दिया है, फिर बाद में रिजेक्ट हो जाता है, हट जाता है, तो इस केस में आपका ट्रांजैक्शन फेल वगैरह हो जाता है। वित्तीय वर्ष यानी कि इस बार की बात हो रही है 2024-25 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नंबर से सीधे बैंक खाते में ही होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो रिन्यूअल कर रहे हैं, या फिर रिन्यूअल में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, फ्रेश भी फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो बहुत सारी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे पहले क्या आता था कि आपको बैंक का विवरण भरना था कि हाँ, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, बैंक का नाम वगैरह। अब वो ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्टली आपके जो बेसिक से डिटेल्स वगैरह है वो मांगे जा रहे हैं, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड से लिंक रहेगा बैंक अकाउंट और एनपीसीआई से मैप्ड रहेगा। मान लीजिए कि आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, तो एक कोई एनपीसीआई से लिंक होगा, एक्टिव होगा, ठीक है, उसमें ही आपका पैसा डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। तो अब बैंक वाला ऑप्शन भी धीरे धीरे, अब अगली बार से हो सकता है वो ऑप्शन ही ना आए, सारी चीजें हट जाए। ठीक है, इस बार भी आपने देखा होगा, अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कई सारी कैटेगरी की बात करें, तो बैंक का ऑप्शन ही नहीं आएगा, वहां पे लिख के आएगा कि हाँ, आपका पैसा डायरेक्टली आपके आधार कार्ड से जो लिंक होगा, एनपीसीआई से मैप्ड होगा, उसमें पैसा भेज दिया जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखे यानी कि चालू रखे, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखे। जो आपका होता है कि हाँ चलिए अब जीरो बैलेंस वाला होगा तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन होता है कि हाँ न्यूनतम बैलेंस आपको 500 1000 उसमें रखना है तो वो बनाए रखे। एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो। जैसे कि लिमिट होता है कि हाँ आप 50,000 ही ट्रांजेक्शन एक बार में आपका 50,000 ही ट्रांजेक्शन हो पाएगा, या फिर 10,000 ही ट्रांजेक्शन हो पाएगा, 20,000 ही ट्रांजेक्शन हो पाएगा। अगर 10-20,000 लगा होगा और अगर आपका स्कॉलरशिप का पैसा ज्यादा आने वाला होगा तो इस केस में बैंक से कांटेक्ट करके आप उसको बढ़वा लेंगे। जैसे बीटेक की बात करिए 80,000, 83,000, 49,000 ऐसे करके स्कॉलरशिप का पैसा आता है। पता चले कि 20,000 पे लिमिट लगा हो तब उनका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो वही बात कही जा रही है यहाँ पे। तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें। ट्रांजेक्शन करने से ये सारी स्थिति आपको मालूम चल जाएंगी कि हाँ आपका एमपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं, उसमें कोई समस्या तो नहीं है, आपका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो उसको एप्लीकेशन दे करके ऑन करा लेंगे। अगर नहीं ऑन होने वाला होगा, चालू होने वाला होगा, तो आप क्या करेंगे, दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करा लेंगे और उसको एनपीसीआई से आप मैप करा लेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि छात्र अपना खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल सकता है, क्योंकि उक्त बैंक में खाता खोलते ही स्वतः आधार सीड हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली आधार सीड हो जाता है, तथा उक्त बैंक में छात्र का ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावना नहीं होती है। देखिए ये बात हो रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, कि अगर इसमें आप खाता खोल सकते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, आधार सीड हो जाता है और उसके बाद इसमें ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावना नहीं होती है, या फिर कह लीजिए कि बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो ये भी आप समझ गए। फिर नीचे की ओर चलते हैं, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये तो आपके आगे के लिए है कि आगे चल के इस प्रकार की समस्या ना हो। किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किए गए मोबाइल नंबर का पुनः प्रयोग करने पर छात्र का फाइनल प्रिंट मान्य नहीं होगा। देखा होगा आपने बहुत सारे बच्चों का फाइनल प्रिंट वगैरह नहीं निकल रहा होगा, तो उन्होंने हो सकता है कि कई बार रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा एक ही मोबाइल नंबर से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपके भाई का आधार कार्ड हो गया, एक ही मोबाइल नंबर से दोनों का आधार कार्ड क्या है, लिंक है। अब इन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया, फिर इन्होंने फॉर्म फिलअप करना चाहा तो इनका क्या होगा, इनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। इनका तो हो गया चलिए एक मोबाइल नंबर लिंक है तो, और इनका नहीं हो पाएगा क्योंकि एक मोबाइल नंबर से एक ही बार हो पाएगा। तो सबके आधार कार्ड से अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये विशेष करके उन छात्रों के लिए है जो आगे चल के मान लीजिए आपके भाई बहन वगैरह होंगे, या फिर जो भी होंगे फॉर्म को फिलअप करना चाहते होंगे और आधार कार्ड से सेम मोबाइल नंबर लिंक होगा, तो वो अपना चेंज करा लेंगे, अपडेट करा लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को समझ गए, और जो चीजें हैं वो आपके लिए नहीं है, ये तो जब फॉर्म फिलअप होता है तब के लिए है। तो इतना काम आपको कर लेना है। अब बात कर लेते हैं पीएफएमएस पे जो रिजेक्शन की समस्या आ रही है। एक आपको दिख रहा होगा वैलिडेटेड, उसके बाद से रिजेक्टेड दिखा रहा होगा। तो इस रिजेक्टेड को लेकर के CBE049 ऐसे समथिंग करके और भी बहुत सारे एरर्स डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, वही जो मैंने आपको बताया ये सारे काम आपको कर लेना है, देख लेना है, ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेना है एक दो बार। इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ये विभाग इस तरीके का काम है, ये ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट होता है, फिर से उसको वहां पे लगाया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसके बाद से एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड हो जाता है और उसके बाद से ट्रेजरी स्टेटस लग करके आपका पैसा आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी स्टेटस की सहायता से आप देख के पता कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएगा। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ कि कैसे आपको पीएफएमएस से पता करना होता है कि आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, ठीक है। तो ये सारी स्थिति आप पता कर सकते हैं। एक आपने देखा होगा DBFL, डायरेक्ट बेनिफिट फेलियर करके आ रहा होगा, ये बहुत सारे बच्चों में आ रहा था, तो कल के डेट में उन सभी बच्चों का पैसा वगैरह आ गया है। अगर आपका भी पैसा वगैरह मतलब फेल हो गया होगा, भेजा गया होगा, फेल हो गया होगा DBFL के चलते, तो आपका पैसा वगैरह फिर से भेज दिया जा रहा है। DBFL वाले बच्चों की बात करें तो इनका पैसा भेज दिया जा रहा है। एक बार बैंक में आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेंगे, आपका पैसा वगैरह भेज दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार के फेलियर, ये हो सकता है विभाग के स्तर से ही वहां से कोई टेक्निकल एरर हो या फिर जो भी समस्या हो, क्योंकि बच्चों का पैसा ऑटोमेटिकली भेज दिया गया है, उनको कुछ करना नहीं पड़ा है। DBFL फेलियर के चलते बहुत सारे बच्चों का नॉट मैपिंग आधार सीडिंग की प्रक्रिया के लिए रिजेक्ट हो गई है, नॉट सीडिंग है यानी कि नॉट मैपिंग दिखा रहा है, इसके चलते फेल हो गया है। तो इनको एक बार विकास भवन में जाकर के एप्लीकेशन वगैरह देना होगा कि हाँ मेरा पैसा वगैरह फेल हो गया है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का फेल हो गया था, तो दोबारा नहीं भेजेगा। ये जो DBFL का फेलियर है, ये हो सकता है कि विभागीय स्तर से कोई ग्लिच हो या फिर टेक्निकल जो भी एरर हो, उनका पैसा तो भेज दिया जा रहा है, लेकिन जो आधार सीडिंग की प्रक्रिया है वो रिजेक्ट हो गई है, उसके चलते अगर आपका फेल हुआ है तो हो सकता है पिछली बार तो पैसा नहीं भेजा गया था, जो बच्चे एप्लीकेशन वगैरह दिए थे विकास भवन जाकर के उनका पैसा वगैरह आया था। तो इसके लिए आप एक बार विकास भवन चले जाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन दे देंगे कि हाँ मेरा मैप नहीं था, और हाँ मैप जरूर करा लेंगे, जाकर के एक बार मैप करा लेंगे, बैंक से जाकर के कांटेक्ट करके आधार सीडिंग की प्रक्रिया वगैरह कंप्लीट करा लेंगे, और उसके बाद से जाकर के विकास भवन 31 मार्च 2025 से पहले ही जाकर के वहां पे एप्लीकेशन देंगे कि फिर से आपका जो पेमेंट है वो फिर से आपका लगाया जाए और फिर से आपका पैसा वगैरह भेजा जाए। जिनका भी पीएफएमएस पे रिजेक्टेड करके आ रहा है उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होगा विभाग के द्वारा और फिर से उसको वैलिडेट किया जाएगा और ट्रेजरी स्टेटस आपका लगाया जाएगा। और ट्रेजरी स्टेटस के बाद से मैंने आपको बता ही दिया है कि कब तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।